फ्रेंड्स, फिर से हम लोग वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन, जो अभी हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे। डेप्रिसिएशन बहुत सारे जनों का मिस हुआ, जो क्लास अटेंड नहीं कर पाया उसके लिए चैप्टर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में दिए हुए वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक हम लोग समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। नाउ अगेन, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स है वो तो उन्होंने तो सारे पहले के तो चैप्टर्स पढ़ ही रखे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इररेगुलर है या फिर जो डायरेक्ट अभी से ही वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट तुम लोग क्या करो, पहले जाके सारे पिछले वीडियो सारे देख लो अच्छे से। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली अगर तुम इस चैप्टर से या किसी भी बीच के चैप्टर से अगर तुम लोग जंप करके आओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें क्या होगी, सिर्फ बाउंसर जाएगी। फिर तुम्हें ये लगेगा कि यार यार सर बराबर नहीं पढ़ रहे, कहीं ट्यूशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। बट उसकी तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस कंडीशन ये है कि सारे वीडियोस तुम लोग क्या करो, सीरियल वाइज देखो। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन, जिस किसी ने भी ये चैप्टर मिस किया था, क्लास आते थे फिर भी ऐसे बाउंसिंग जा रहा था, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूं कि तुम्हें सारे चैप्टर्स पहले के ये सारे देखने हैं और फिर तुम लोग क्या करना है, इस डेप्रिसिएशन को पढ़ना अच्छे से। ठीक है, चलो, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब हम लोग ने पहले एक बार कहीं तो डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है। देखो, हमारी जो एसेट्स है ना, एसेट्स का मतलब तो तुम्हें पता है, एसेट्स मतलब क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में जैसे क्या है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, बोलते हैं ना हम लोग, मेरे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, मशीन है, फिर बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है। करेक्ट, तो ये सारी अपनी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मेरे बैंक में अगर पैसा पड़ा है, तो क्या एक, अगर समझो मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो एक साल के बाद क्या 10 लाख रुपए 9 लाख रुपए हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लोग बोलते हैं कि मैंने पैसा यूज नहीं किया तो उसकी वैल्यू कम होते जाएगी? कभी भी ऐसा नहीं होता है। कैश वही सेम, इसकी वैल्यूज कभी कम होती नहीं है, भले हम लोग उसको कितना भी टाइम पड़े रखेंगे तो उसकी वैल्यूज कम होती नहीं है। लेकिन हम पैसों को ज्यादा सेफ नहीं रखते, हम लोग मतलब यूज करते हैं बिजनेस के टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। कैश और बैंक बैलेंस या फिर अपने बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जितना जल्दी हो सके स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल आउट करेंगे। करेक्ट, सेल आउट करेंगे तो वापस खरीदेंगे भी, तो ये पैसा वापस उसमें क्या होते जाता है, यूज होते जाता है। तो इसका जो अपना यूज है वो कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। आज जैसे पैसा है, मैंने स्टॉक खरीद लिया, तो पैसे मेरे कन्वर्ट हो गए, किस में, स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम इन एसेट्स पर नहीं लगाते हैं। करेक्ट, डेप्रिसिएशन इस इन एसेट्स पे नहीं लगाते, हम उन्हीं एसेट्स पे लगाते हैं जिनको यूज करके हम अपने बिजनेस में पैसा कमाते हैं। करेक्ट, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है, वहां पे ऑफिस हमने वहां पे डाल दिया है, अब उस ऑफिस में से हम क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। फिर हमारे पास फर्नीचर है तो हमने फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर पे सारे प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले पे लगा दिया, अब उन फर्नीचर से जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए उनको बेच के हम लोग क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। मशीन तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट को हम लोग बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। मतलब जिन चीज को हम यूज करके पैसा कमाते हैं वो हमारे लिए कौन से एसेट होते हैं, वो होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। करेक्ट, और इन फिक्स्ड एसेट्स पे हम लोग क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। बिकॉज तुम्हें भी पता है कि अगर हम लोग जिन चीजों को यूज करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। मैं डेली बिजनेस का प्रोडक्ट बेचने के लिए कार यूज करता हूँ, कार लेकर लेकर आता हूँ और कार लेकर जाता हूँ, तो कार को जब यूज करेंगे तो कार की वैल्यू कम तो होगी। करेक्ट, फर्नीचर हम लोग डेली यूज करें तो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, मशीन हम लोग डेली यूज करें तो मशीन की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो अब इसको बिजनेस में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बिजनेस में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। राइट, तो डेप्रिसिएशन मींस क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। करेक्ट,
एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर अब ये तो समझ में आ गया कि कौन से एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और कौन से एसेट पे हम लोग नहीं चार्ज करते ना। ये समझने के बाद अब हम लोग कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस, ये हमें पढ़ना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस? अब जैसे मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमने भाई मोबाइल अपना कितना में खरीदा, कोई बोलेगा 10,000, कोई बोलेगा 20,000, कोई बोलेगा 25,000, ये हो गए तुम्हारी मोबाइल की परचेज प्राइस। अगेन समझना, कॉस्ट प्राइस नहीं है वो, तुम्हारी क्या हो गई, परचेज प्राइस। तो जब तुम मोबाइल परचेज करते हो तो मोबाइल के साथ साथ तुम उसका कवर भी लेते हो। मोबाइल 10,000 का है तो कवर कम से कम 200 रुपए का तो लोगे। उसके बाद ऊपर तुम लोग एक ग्लास लगाते हो ताकि तुम्हारा मोबाइल टूटे नहीं, वो भी एटलीस्ट 200 रुपए का होगा। फिर और तुमने क्या कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा पीछे वो स्टैंड लगाना वो सब लेके 100 रुपए और खर्च हो गए, तो तुम्हारे टोटल एक्सपेंस कितने हुए, 10,000। तो मोबाइल प्लस अदर एक्सपेंसेस 500। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मोबाइल कितने का खरीदा है तो तुम वहां 10,000 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे 10,500 में खरीदा है, करेक्ट। तो जो एक्सपेंसेस हम परचेज के टाइम पे करते हैं, मतलब जब एसेट को खरीदने के टाइम पे, जो एसेट खरीदने के टाइम पे जो खर्चे होते हैं वो हम लोग एसेट के परचेज प्राइस में ऐड कर देते हैं और वो सब मिलाकर क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट। जितने भी हम लोग ने एसेट खरीदने के टाइम पे जो खर्चे किए हैं वो सारे हम लोग क्या करेंगे, अपने परचेज प्राइस में प्लस कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब समझो तुम लोग ने मोबाइल खरीद लिया और महीने भर के बाद तुम लोग ने कहीं पे जाके उसमें सॉफ्टवेयर डलवाया, फिर उसमें सॉन्ग डलवाए तो उसके और 200 रुपए लग गए। तो अब वो तुम्हारा खर्चा हो गया है, समझ में आ रहा है, वो तुम्हारे मोबाइल के कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होगा। खाली कौन से खर्चे ऐड होते हैं, जिस टाइम पे तुम एसेट खरीद रहे हो उस टाइम पे जो खर्चा करोगे, या फिर उस एसेट को प्रॉपर इंस्टॉल करने तक तुम जो तुम खर्चा करोगे वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक और एग्जांपल, हम लोग ने समझो गुजरात से एक मशीन खरीदी अपने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब वो मशीन मेरे यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट में लेकर आएंगे, ट्रक वगैरह में लेकर आएंगे, ठीक है। फिर मुझे वो ट्रक से उतारना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं अनलोडिंग चार्जेस। फिर उसको मशीन को ऐसे रोड पे हम लोग लगा के बिजनेस चालू कर देंगे, नहीं, उसको मेरे प्रॉपर फैक्ट्री में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाहर से हम लोग किसी को बुलाएंगे, वो इंस्टॉल करेगा। तो ये सारे खर्चे एसेट को चालू करने के लिए किए जा रहे हैं, समझ में आया। तो ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। अब समझो मैंने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी, तो सेकेंड हैंड कार खरीदी है, उसमें कुछ ना कुछ तो हमें सर्विस करनी पड़ेगी। मोटर बंद होगा, एसी बंद होगा, वाइपर नहीं चल रहा होगा, कांच ऊपर नीचे नहीं हो रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीट चेंज करेंगे, साउंड सिस्टम चेंज करेंगे। तो ये सब चेंज करेंगे तो खर्चा होगा। तो ये सारे खर्चे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, तो वो सारे खर्चे उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और तब अपना जाके क्या बन जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। तो एक तो ये टर्म समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस ना। सेकेंड, स्क्रैप वैल्यू ना। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब एसेट को हम पूरा यूज करने के बाद उसको जब हम भंगार के भाव में बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। जैसे समझो एसी तुमने लगाया, अपने हॉल में लगाया, तो एसी का तुम लोग को भी पता है कि 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल मैक्सिमम खींच लो, उसके बाद तो उसका कंप्रेसर वगैरह सारे खराब होने लग जाता है। तो एसी को क्या करोगे, तुम रिप्लेस कर दोगे, कहीं ना कहीं उसको एक्सचेंज में दे दोगे, या फिर किलो के भाव में बंगाल वाले को बेच दोगे। तो वो होता है उसका स्क्रैप वैल्यू। मतलब जब यूज करने के बाद हम जिस प्राइस पे उसको बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू, करेक्ट। और तीसरा टर्म तुम्हें याद रखना है, एस्टिमेटेड लाइफ। क्या किसी एसेट की हम लोग लाइफ बोल सकते हैं कि ये 8 साल ही चलेगा, ये 5 साल ही चलेगा? नहीं। जो तुम मोबाइल खरीदते हो क्या बोलोगे, अरे ये तो 10 साल चलाऊंगा मैं, कभी भी नहीं चलता है। आज अगर जेब से नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा, खत्म, मोबाइल खत्म हो गया। तो मतलब चला कितना, एक दिन, लेकिन तुमने तो बोला था 10 साल चलेगा, नहीं समझे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड। हम लोग किसी भी चीज का क्या करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। एसी मुझे लग रहा नहीं यार, 5 साल तो मस्त, 10 साल मैक्सिमम, तो इसकी लाइफ कितनी हो गई, 10 ईयर्स। तो तुम्हें फर्स्ट पहले ये तीन चीज को समझना है, कॉस्ट प्राइस,
स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ। इन तीनों से अपन क्या बनाएंगे, एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो फटाफट ये कॉपी करो एक बार। नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम लोग ने अभी क्या देख लिया, कॉस्ट प्राइस देख लिया, स्क्रैप वैल्यू देख लिया और एस्टिमेटेड लाइफ देख लिया। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन, इस बुक में जो हम लोग को मेथड पढ़ने हैं वो दो मेथड पढ़ने हैं टोटली। देखो अब इसमें दोनों मेथड क्या है, पहले वो बाइफरकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक और हम चीज कह सकते हैं इसको फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया एक मेथड। सेकंड है इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और हम लोग कह सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम कहते हैं WDV मेथड। ठीक है ना, अब ये डेप्रिसिएशन देखो सिंपल, मैंने क्या बताया, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे कोई एसेट की कॉस्ट प्राइस है 1 लाख और इस पे जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो करना है 10% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर भी हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, कॉस्ट प्राइस हम एसेट की लेंगे 1 लाख और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 10% पर एनम के हिसाब से हमें चार्ज करना है। अब इस मेथड का क्या मतलब है, देखो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है ये, जिस प्राइस पे हम लोग ने एसेट को परचेज करा है। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझना। कॉस्ट एट 1 लाख ना, फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है 1 लाख पे हम चार्ज करेंगे 10%, कितना आएगा 10,000। अब डेप्रिसिएशन से मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एक साल के बाद इस एसेट की वैल्यू कितनी हो गई 90,000। अब सेकेंड ईयर भी हम मशीन को यूज करेंगे, एसेट को यूज करेंगे तो उस पर वापस से क्या चार्ज करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन ना। अब जो 10% है वो हमें किस पे लगाना है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगाना है, 80,000। अगेन थर्ड ईयर हमें जो 10% चार्ज करना है वो भी अगेन हम किस पे चार्ज करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। ठीक है, और ऐसे एवरी ईयर करते रहेंगे। ये मेथड में हमें क्या करना है, कॉस्ट है हमारा 1 लाख, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, वो तो कितना आएगा 10,000 ही आएगा, वैल्यू कितनी बच गई 90,000। अब जब हमें सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो देखो नाम क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कौन सी है 90। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अब सेकेंड ईयर जो 10% चार्ज करना है वो किस पे करना है 90,000 पे करना है, वो कितना आएगा 9,000। अब वैल्यू कितनी हो गई 81,000। फिर इस पे अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो किस पे चार्ज करेंगे 81,000 पे, फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,900। और ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो ये है हमारे दोनों मेथड जो हमें इस बुक में पढ़ने हैं। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट, इसको दूसरा नाम क्या है स्ट्रेट लाइन, और फिक्स कॉस्ट। तीनों का मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमें कौन से वैल्यू पे करना है, हमें कॉस्ट प्राइस पे करना है, हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस पे करना है। और यहाँ पे क्या है देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, वैल्यू अपनी कम होते जाएगी, और रिटर्न डाउन मतलब वही वैल्यू अपनी जो कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन हमें एवरी ईयर किस पे चार्ज करना है, जो बैलेंस आता जाएगा हमें उस पे क्या चार्ज करते जाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों मेथड ना। ये दोनों मेथड पे तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो बताओ, एक तो तुम्हारे सामने है डेप्रिसिएशन हम लोग किस पे चार्ज करेंगे, एवरी ईयर कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज करते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस, इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एवरी ईयर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, एवरी ईयर सेम आएगा। और यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हमेशा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये तुम्हें सेकेंड डिफरेंस लिखना है कि depreciation amount remains same and depreciation amount decreases year by year। ये हो गया दो।
थर्ड, इस मेथड में एंड में जाके एसेट की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। जैसे अगर 10 साल मैंने यूज कर लिया तो 10 साल में 10,000, तो क्या हो जाएगी, इस एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन इस मेथड में एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, कोई ना कोई एक वैल्यू आते रहेगी और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे, वैल्यू आते रहेगी, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। ये हो गया थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है, ज्यादातर कंपनीज कौन सा मेथड फॉलो करती है, ये वाला मेथड फॉलो करती है। बिकॉज देखो, जब तुम नई गाड़ी खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो कार पे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, बहुत कम होगा स्टार्टिंग के ईयर्स में। जैसे जैसे कार पुरानी होते जाएगी, तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये मेथड बहुत इजी है, क्यों, बिकॉज देखो एंड में जाके डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा कम हुआ तो तुम्हारा मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन का खर्चा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी एंड में बढ़ जाता है। तो एंड में डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों मिला के अपनी कंपनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चारों डिफरेंस तुम्हें लिखने हैं अच्छे से। चलो ये नोट डाउन कर लो, फिर इस पे हम लोग फॉर्मूला भी देखते हैं और जर्नल एंट्रीज भी देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हम लोग ने जो कॉस्ट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू और जो एस्टिमेटेड लाइफ, वो जो तीन हमने टॉपिक देखे थे, वो यूज कब करना है, वो यूज करना है हमें कौन से मेथड में, सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। अगर हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट अगर हमें नहीं दिया है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना। वो फॉर्मूला क्या है, देखो, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट प्राइस मैंने सिखाया था वो, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। और जब रेट नहीं दिया होगा तो तुम्हें ये तीनों चीज क्वेश्चन में क्या होगी, दे रखी होगी। फिर यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। और अमाउंट मिलने के बाद हम अब क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ऊपर हमें लिखना है डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो, और इनटू 100। जब तुम लोग ये सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10, तो क्या आ जाएगा, 10%। करेक्ट। अगेन वापस याद रखना, ये हमें कब यूज करना है, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में यूज करना है और कहीं पर भी इसका यूज नहीं होगा। जब हमें रेट नहीं दी होगी तो हमें क्वेश्चन में ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, और बस तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इन तीनों को यूज करके अमाउंट फाइंड करना है। और क्वेश्चन में बोला है कि रेट, तो रेट भी तुम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करो, ये पॉज करके कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी है, समझो 2,10,000, और स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 10,000, और एस्टिमेटेड लाइफ हम लोग को दिया है 5 इयर्स। ठीक है, अब ये तीनों तीनों से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है अपना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब बताओ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू आ गई 10,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 इयर्स। तो ये आंसर आ गया अपना 2 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 40,000। तो ये 40,000 अपने को क्या मिला, 40,000 मिला अपने को डेप्रिसिएशन का अमाउंट, जो हमें एवरी ईयर क्या करना है, चार्ज करना है, मतलब अपने एसेट की वैल्यू अपने को कम करते जानी है। और अगर हमें रेट पूछा है तो फिर रेट के लिए दूसरा फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और उससे अपने को रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो एग्जांपल। चलो अब वो एक क्वेश्चन तुमने लिख लिया होगा, बाद में इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को और आगे आगे क्या क्या देखना है।
ना क्वेश्चन में हमें दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करने होंगे लेजर अकाउंट, और या फिर हमें पास करनी होगी जर्नल एंट्रीज। तो चलो फर्स्ट पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन सी जर्नल एंट्रीज आएगी। तो जर्नल एंट्रीज हमें इस चैप्टर में कौन सी एंट्रीज पढ़नी है। तो फर्स्ट है फॉर परचेज ऑफ एसेट। हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो बताओ क्या एंट्री आती है, फटाफट अगर सामने सामने होते तो सारे जने आंसर दे दिए होते। तो एंट्री आती है एसेट अकाउंट डेबिट, और हम एसेट खरीद रहे तो पैसा जाएगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक। तो अपनी जो परचेज करने की जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमने एसेट परचेज करा ना फर्स्ट ईयर में, एसेट खरीद लिया। अब फर्स्ट ईयर के एंड में ना देखो, अब दो चीज पहले समझना, जैसे एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर अभी हम लोग सब लोग ने बनाया, जो स्टार्टिंग कब होता है 1 जन से और एंड कब होता है 31 दिसंबर से। तो ये तो हो गया हमारा कैलेंडर ईयर। और अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, हमें जो अपना फाइनेंशियल ईयर याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये अपने लिए फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल का ईयर का मतलब होता है कि यहाँ अपनी बुक्स ओपन होती है, सारी एंट्रीज हम लोग करते हैं, और 31 को हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, और उस पे जो टैक्स वगैरह आएगा वो हम लोग पे करते हैं। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। नाउ ये पीरियड के अंदर अगर कोई भी, अगर हम लोग ने एसेट परचेज किया है, जो भी हम लोग ने एसेट परचेज किया होगा, तो उसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हमेशा कब होगा, उसके ईयर के एंड में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, नहीं। हाँ, अगर बेचा होगा तो अलग बात है, अदरवाइज हमें डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, ईयर के एंड में चार्ज करना है। ठीक है, तो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी। देखो जैसे हमने बताया था, डेप्रिसिएशन के वजह से अपने एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू हम किस पे चार्ज कर रहे हैं, एसेट पे, तो वो एसेट का नाम आ जाएगा। फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, कार हो सकती है, कोई भी आ सकता है, तो वहां पे एसेट का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना ये एक नई चीज है जो हम लोग बुक 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो हम साल भर में बहुत सारे अलग अलग खर्चे करते हैं, जैसे हमने रेंट देखा था, सैलरी देखी थी, एडवर्टीजमेंट देखा था, अब जैसे ये डेप्रिसिएशन आ गया, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ईयर के एंड में, मतलब जैसे 31 मार्च के दिन हम ये हिसाब लगाते हैं कि हमने बिजनेस में इनकम कितनी कमाई है और बिजनेस में खर्चे कितने हुए, ताकि एंड में हमें पता चले कि हमने इस साल, हमारे फाइनेंशियल ईयर में हमने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल भर के जितने भी खर्चे होते हैं अलग अलग, वो सारे हम एंड में कहा ट्रांसफर कर देते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसी तरह से यहाँ पर हम इस अपने डेप्रिसिएशन को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब एंट्री कैसे याद रखनी है, यहाँ पर देखो हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था, अब डेप्रिसिएशन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अगर क्रेडिट होगा तो हम डेबिट किसको करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन एंट्री तो आएगी। फर्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ एसेट, सेकंड एंट्री है डेप्रिसिएशन, थर्ड एंट्री है ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब फोर्थ हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमने एसेट को खरीदा और हो सकता है इसी बीच में हम उस एसेट को वापस से बेच भी देंगे। तो एसेट बेचेंगे उसकी हमें एंट्री पास करनी है ना। देखो एसेट हमने अगर बेचा है
तो बट ऑब्वियस उसका कुछ ना कुछ तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट कब होगा? जब हम लोग ने हायर रेट पे बेच दिया होगा तो प्रॉफिट, और लॉस कब होगा? जब हम लोग ने कम रेट पे बेच दिया होगा तो लॉस। ठीक है ना, पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर सेल ऑफ एसेट। पहले हम लोग एक सेल वाली एंट्री पास कर लेते हैं ना। एसेट को बेचा है तो बताओ, ये एंट्री को तुम्हें क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या आएगी एंट्री बताओ? एसेट जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और एसेट अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ये एंट्री को हमें क्या कर देना है? सिंपली रिवर्स कर देना है। फिर जैसे अब मैं बता रहा था, जब एसेट बेचेंगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो वो जो प्रॉफिट लॉस होगा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अपनी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है फिफ्थ एंट्री, फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। नाउ एसेट पे हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, तो हम एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब रूल, अगर एंट्री याद करनी है तो इस अकाउंट का रूल याद कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट करेंगे और लॉस होगा तो हम डेबिट करेंगे। तो तुम्हारी सिक्स्थ एंट्री तुम्हें इजीली हो जाएगी याद, फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो क्या होगा? हम लॉस के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट, तो एसेट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, चलो अब फटाफट फर्स्ट, आज का लेक्चर बस इतना ही। तुम्हें क्या करना है? फटाफट से जितनी भी एंट्रीज मैंने दी है, आज जो फॉर्मूला मैंने जो लिखवाया है वो फटाफट तुम लोग याद कर लो, ताकि नेक्स्ट कल से हम लोग क्या करेंगे? इसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, और स्टार्टिंग के जितने तुम्हारे क्लास में सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस वो सारे भी हम लोग कर लेंगे। चलो फटाफट ये कॉपी करो, फिर मिलते हैं हम लोग कल।